तो आज लाल लाल माहौल बन चुका है, तो इससे आप समझ चुके होंगे कि भाई वन प्लस के फोन की बारी है। वैसे इस फोन का नाम है चाइना के अंदर वन प्लस एज 2V, लेकिन भाई एज सीरीज जो होती है वो 11R या 10R होती है, बट 11R ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है। तो हम 99.9% श्योर हैं कि नोट 3 के नाम से आने वाला है। और 99% इसलिए क्योंकि 1% कीटाणु तो भाई डिटोल भी छोड़ देता है। बात तो सही है। और इसी तरीके का लाल लाल बटन आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके ग्रे कर सकते हो। अब अगर आपको मैं वीडियो के अंदर तुतलाता हुआ दिखूं तो समझ जाना कि हमने हेरा फेरी बहुत देख ली है। तू मेरी नकल करता है। खैर मजाक की बात एक तरफ, मेरे को ये वाली कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम तक भाई थोड़ा सा कंट्रोल करो। बाकी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा बकवास न करते हुए। तो यहाँ पर एस लिखा है और चाइनीज यूनिट में ना वन प्लस की लिखा होता है ओप्पो साइड में, क्योंकि ओप्पो और वन प्लस भाई भाई हैं। तो यहाँ पर बॉक्स अनबॉक्स करते हैं। ओ डब्बा खोलने का मजा ही कुछ हो रहा है। नेवर सेटल, पता है वन प्लस अभी तक सेटल नहीं हो पाया। ऊपर की तरफ केस वन प्लस का, और ये मेरे को मैट केस ना पर्सनली पसंद है वन प्लस का, क्योंकि इस पर फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगते और ट्रांसपेरेंट से ज्यादा बेटर लगता है। बाकी भाई ओहो क्या फिनिशिंग दी है यहाँ पर वन प्लस ने। मैट फिनिश है, ग्लास है। बाकी साइड का फ्रेम भाई मेटल लग रहा है, लेकिन ये है प्लास्टिक। और भाई अलर्ट स्लाइडर मिल गया हमें, इसमें भी मस्त है भाई। बीच में ना अलर्ट स्लाइडर गायब कर रहे थे, बट इसमें है तो इसे ऑन करके रख देते हैं भी साइड में। फिंगरप्रिंट थोड़ी देर में डिस्प्ले बहुत लग गए हैं। और यहाँ पर 80 वोट का फास्ट चार्जर दिया गया है, सुपर वूक। बट भाई ये टाइप सी टू सी वाला नहीं है, USB to C वाला है। तो टाइप सी टू सी के लिए हमें मोटरोला पर स्विच करना पड़ेगा। तो यही सब सामग्री बॉक्स के अंदर मिलती है। अभी मैं थोड़ा सा इसे यूज करके मिलता हूँ कैसा लगा मुझे ये फोन। अब इस फोन को कुछ देर यूज करने के बाद भाई एक चीज तो मेरे को काफी सरप्राइजिंग लगी, वो है इतने कम बेजल और चिन मैंने किसी फोन के अंदर नहीं देखे। एंड डेफिनेटली वन प्लस इस चीज को लेकर ट्रेंड सेट करने वाला है। मतलब इसके अंदर जब कोई कंटेंट देखते हैं ये दिखते ही नहीं है, इसमें भाई बेजल और चिन है ही नहीं, ये चीज मैं बोल सकता हूँ। और ये पहले वन प्लस का फोन है जिसमें मिड में पंच होल दिया और इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन दी गई है असाही ग्लास की, बेसिकली ड्रैगन ट्रेल ही ग्लास है, जो कि कॉर्निंग और ग्लास 4 के बराबर का है। बाकी यहाँ पर प्रोटेक्शन ठीक है और डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन भी बढ़िया है। एमोलेड पैनल है, फुल HD प्लस HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ, और इसकी डिस्प्ले भी 1 बिलियन कलर शो कर सकती है। बाकी यहाँ पर कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस मेरा इसकी डिस्प्ले के साथ ठीक रहा, जितने मैंने 2-3 घंटे इस फोन को यूज करा है। और इसमें 1450 नेट्स की पीक ब्राइटनेस दी है। इंडोर तो मस्त परफॉर्म करती है, इवन आउटडोर हार्श लाइट में भी हमने जितनी भी देर फोन चलाया भाई इसकी पीक ब्राइटनेस मेरे को काफी सही लगी है। बट भाई ये एडेप्टिव पर हमने रखी थी, उसके बाद भी इसने ऑटोमेटिकली कम कर ली थी, तो ये आप मैनुअली बार बार आपको एडजस्ट करके अप करनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा बग मेरे को इसके अंदर फेस हुआ है। बाकी आउटडोर विजिबिलिटी इसकी डिस्प्ले की एक नंबर, और विंग एंगल्स में किसी तरीके का कोई टिंट अभी तक मेरे को नहीं नोट हुआ है। और इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का पैनल है, जिसे आप 60 पर या 120 एडेप्टिव पर यूज कर सकते हो। और यहाँ पर भाई स्मूथनेस जो ऑक्सीजन OS, हालांकि इसके अंदर कलर OS दिया, दोनों भाई भाई UI है, बट यहाँ पर जो स्मूथनेस मिलती है बहुत कमाल की है। और इस प्राइस रेंज के अंदर जनरली जब हम फोन को सेटअप करते हैं वहां पर ना हमें काफी जिटरिंग मिलती है, लेकिन इसके अंदर वहां पर भी स्मूथनेस मिल रही थी। तो ये बात तो अच्छी है वन प्लस की, जो इनकी ऑप्टिमाइजेशन है, जो इनका UI है वो काफी सही परफॉर्म करता है। इसके अलावा इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। भाई इसकी रिकॉग्निशन स्पीड ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन साइज के हिसाब से ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी यहाँ पर हैप्टिक्स की इंटीग्रेशन इस फोन के अंदर एक नंबर है। भाई वन प्लस के फोन के अंदर जो हैप्टिक्स होते हैं वो एक तो काफी सॉलिड होते हैं, और ऊपर से वॉल्यूम कम ज्यादा करते हुए एंड यहाँ पर ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हुए हर टाइम आपको हैप्टिक्स मिल जाते हैं, वो भी वेरिएशन के साथ। तो ये वाला मजा भाई नेक्स्ट लेवल कर देता है एक्सपीरियंस। और इसमें भी स्टीरियो स्पीकर्स दिए जिनकी साउंड काफी लाउड और रिच है। अब ये नोट का फोन ना भाई परफॉर्मेंस में भी कम नहीं है। इसके अंदर MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर दिया और ये 4 nm पर बिल्ड है। इसके अलावा भी इसके अंदर LPDDR5X रैम दी है। हमने डिवाइस स्पेसिफिकेशन पे देखा था, वहां पर यही मेंशन है। और इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप भी है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बढ़िया है, डे टू डे यूजेज में भाई प्रॉपर मस्त मक्खन की तरह चलता है। एंड इसके अलावा अगर हैवी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये प्रोसेसर हमने पहले भी टेस्ट करा है, 1 मिलियन के आसपास इसका स्कोर होता है, और वही हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। अब काफी लोग बोलते हैं भाई वन प्लस के फोन में हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल कर लो, आपको स्कोर तगड़ा मिलेगा। तो हमने हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल करा और यहाँ पर हमें इस बार स्कोर थोड़ा कम मिला। और ऊपर की तरफ से आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल पे कि हमने हाई परफॉर्मेंस मोड को इनेबल किया हुआ है। तो यहाँ पर स्कोर पर नहीं चलते, अब सीधा यहाँ पर चलते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पर प्रोसेसर की, क्योंकि हमने पहले देखा है कि ये प्रोसेसर हीट होता है। तो इसका टेम्परेचर भी Antutu के टाइम पर अराउंड 50 डिग्री चला गया था, और CPU थ्रोटलिंग में जिस चीज का डर था हमें वही नोट हुआ। यहाँ पर कंसिस्टेंसी इस प्रोसेसर की अच्छी नहीं है, काफी गंदा ग्राफ देखने के लिए मिला है। एंड वन प्लस इस चीज को जल्दी फिक्स कर दे या इंडियन यूनिटी में फिक्स करके लाए तो बेटर रहेगा। वैसे ये चीज हमने देखी भी है, जब इंडिया के अंदर 11 आया था तो अंडर क्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर हीट कंट्रोल अच्छा है और कंसिस्टेंसी बेटर मिली है। और चाहे तो आप वीडियो चेकआउट कर भी सकते हो 11R और 11 की, हमने चाइनीज यूनिट और इंडियन यूनिट दोनों कवर करी है। अब यहाँ पर इसे भी थोड़ा सा इंप्रूव कर देना इंडियन वेरिएंट में तो बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको
आपको सेटिंग सारी अनलॉक मिलती है। गेमिंग परफॉर्मेंस मैंने 20-25 मिनट खेला, बहुत सही है। यहाँ पर मेरे को मजा आ गया। जैसे सीपी थ्रोटल के अंदर रिजल्ट्स थे वैसा तो नहीं देखने के लिए मिला। मे बी ये वाले जो रिजल्ट्स हैं वो 1-1.5 घंटे खेलने के बाद आपको फेस हो इसके अंदर। बट मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। और एक टीडीएम में इसका जो टेम्परेचर है 46 डिग्री गया था, तो यहाँ पर हीट कंट्रोलिंग की थोड़ी सी जरूरत है, बाकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब इसके अंदर आती है एक कमी जो कि OnePlus Nord के अंदर प्राइस के हिसाब से कभी भी सही नहीं रहे हैं, वो है इसके कैमरा, जिसमें 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। बट भाई ये 30-35 हजार का फोन आने वाला है, उसके बाद भी इसके अंदर OIS नहीं है और सिर्फ आप 1080p 30 FPS तक स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पर वीडियो क्वालिटी मेरे को प्रीटी एवरेज लगी, मतलब ये शैडोज को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता है। बाकी डेप्थ ऑफ फील्ड इसके कैमरा का फोटो में ठीक मिलता है। एंड यहाँ पर भी अगेन फोटो में दिक्कत वही है कि शैडोज को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता, और अगर सनलाइट कहीं से आ गई है तो उसे थोड़ा सा ब्लोन आउट करके रखता है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम लगी। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एच डिटेक्शन भी कुछ खास नहीं है इसके मेन कैमरा का। और अल्ट्रा वाइड जो इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का दिया है ना, आप चाहे अल्ट्रा वाइड से खींचो चाहे 1x से खींचो, मेरे को सिमिलर ही लगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ पर आप 2 फोटो देख सकते हो, ना के बराबर ही आपको फील्ड ऑफ व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। हालांकि अच्छी बात है OnePlus ने दिया तो, और इसकी क्लियरिटी मेरे को ठीक लगी। बाकी 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है जिससे हमने मैक्रो शॉट लिया और बहुत ही गंदी फोटो आई है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो 2 फ्लैश दिए ये आखिर है क्या, सच में फ्लैश है? तो भाई एक ऊपर वाली तो फ्लैश है और नीचे वाला है कलर टेम्परेचर सेंसर। तो OnePlus ने इसका काम बताया, एनवायरनमेंट के हिसाब से डिस्प्ले के कलर थोड़े से ट्विक कर देता है ताकि आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिले। और अगर आपको इसका कोई और यूज पता है तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप 1080p तक करते हो। इसमें अलग से स्टेबलाइजेशन का मोड है जिसके बाद स्टेबल वीडियो मिलती है, और वीडियो क्वालिटी प्रीटी डिसेंट मेरे को लगी है। बाकी फोटोज भी यहाँ पर आपको ठीक ठीक ही मिलती है, मतलब ये गोरा करने पर फोकस कर रहा है और स्काई को काफी ब्लू कर देता है पोर्ट्रेट मोड के टाइम पर। बाकी एज डिटेक्शन मेरे को एवरेज ही लगा है। तो कैमरा इस फोन के फिर से एवरेज है। तो OnePlus की नोट सीरीज में हमें कब अच्छे कैमरास देखने के लिए मिलेंगे? बाकी आप बताना, अगर आपको इसका कंपैरिजन किसी फोन से चाहिए तो हम उसको भी लाने की कोशिश करेंगे। बाकी इस फोन में 5000 mAh का बैटरी दिया और 80 वोट का फास्ट चार्जर तो दिया, और कंपनी क्लेम करते हैं 32 मिनट्स में 1 to 100% चार्ज हो जाएगा। तो मेरे को लगता है 35 मिनट में तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर OnePlus, Realme और Oppo इनकी चार्जिंग पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, जैसे कि बाजीराव मस्तानी की तलवार पे नहीं करना चाहिए। बाकी इस फोन का लुक तो अच्छा है और यहाँ पर इन हैंड फील भी ठीक मिल जाती है, बट इसे मैं प्रीमियम इन हैंड फील वाला फोन नहीं बोल सकता, क्योंकि इसका साइड का फ्रेम जो फ्लैट है ना, ये उतनी अच्छी फील देता नहीं है। या तो ये मेटल का होता है जब ज्यादा प्रीमियम लगता है, या एक कर्व होता, कर्व होने की वजह से इसका जो फ्रेम है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी फोन की ग्रिप अच्छी बनती है और प्रीमियम फील होता है ज्यादा। तो यहाँ पर ये मेरा एक सजेशन है कि नेक्स्ट फोन ना थोड़ा कर्व डिस्प्ले के साथ ला सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन, अगर ये फोन 35,000 में आया तो 11R लेना चाहिए, Note 3 लेना चाहिए? तो मैं सीधा कहूंगा जाके 11R उठा लेना, इससे ज्यादा अच्छा फोन है, इसके कैमरास भी बहुत तोड़ू हैं। लेकिन अगर ये फोन 30,000 में आता है तो काफी अच्छा ऑप्शन है भाई OnePlus की तरफ से। भाई आप मुझे बताना, आप 30,000 रुपए में इसे लेना पसंद करोगे अगर ये 30,000 में लॉन्च होता है? अगर 35,000 में हुआ तो आपकी क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, वो मुझे जरूर बताना। वैसे 30,000 रुपए की रेंज में अभी सिर्फ OnePlus का Nord 2T है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। प्रोडक्ट व्यू पे क्लिक करके आपके भाई ने टैग कर दिया है, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया इसको करें। डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।